स्वागतम हूँ आप सभी का हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने शासन व्यवस्था टॉपिक को स्टार्ट किया था। शासन व्यवस्था के दो प्रकार मैंने बताए थे, पहला संघात्मक व्यवस्था और दूसरा एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसके गुण अवगुण, इन सभी बातों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज का जो हमारा लेक्चर है शासन व्यवस्था के दूसरे पॉइंट पर है, जिसका नाम है एकात्मक व्यवस्था। तो अगर आपने संघात्मक व्यवस्था को नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारा इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने संघात्मक व्यवस्था को सही तरीके से नहीं समझा तो एकात्मक व्यवस्था को समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि संघात्मक व्यवस्था हमारे देश में भी यही व्यवस्था है, इसलिए इस व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था अगर आप समझ जाएंगे तो इसके जस्ट विपरीत ही सिचुएशन जो होगी वो एकात्मक व्यवस्था की होगी। तो आइए चलते हैं एकात्मक व्यवस्था की ओर। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है ये देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एकात्मक व्यवस्था वाले जो कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, अगर हमने संघात्मक व्यवस्था के बारे में बताया था कि संघात्मक व्यवस्था का उद्भव अमेरिका से हुआ था और भारत में भी यही व्यवस्था अपनाई गई, कनाडा में भी यही व्यवस्था, अर्थात इसका जनक, संघात्मक व्यवस्था का जनक अमेरिका है। संघात्मक व्यवस्था का विचार हमने अमेरिका से लिया, भारत में जो लिया गया ये अमेरिका से लिया गया, लेकिन संघात्मक व्यवस्था का जो ढांचा है भारत में ये कनाडा की तरह है। वैसे ही एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो कुछ देश हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड के साथ साथ स्वीडन, जापान, बेल्जियम, नॉर्वे, ये कुछ ऐसे यूरोपीय देश है छोटे छोटे जहां पर एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। एकात्मक व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर जो शक्तियां होती हैं, शक्तियों का स्रोत संविधान हो सकता है, जनरली संविधान ही होता है, और ये जो शक्तियां हैं ये शक्तियां किस पर निहित होती हैं, केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार के पास निहित होती हैं। अर्थात जो भी शक्तियां होंगी वो केंद्र सरकार के पास होंगी और केंद्र सरकार के द्वारा ही शक्तियों का क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। शक्तियां किसको दी जाएंगी, राज्यों को दी जाएंगी। राज्य समझिए, यहाँ पर जो भी लोकल गवर्नमेंट है, जो भी स्थानीय क्षेत्र है, स्थानीय जो शासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो समस्त शक्तियां राज्य केंद्र के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो ये कहलाती है एकात्मक व्यवस्था, जहां पर शक्तियां केंद्र में निहित हों। वहीं अगर संघात्मक की बात करें तो शक्तियों का स्रोत संविधान होता है और शक्तियों का स्रोत संविधान है और संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों को बांटी जाती हैं, दोनों को अपने अपने स्तर पर शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो कहलाती है संघात्मक व्यवस्था, जहां पर दोनों मिलकर के काम करते हैं। यहाँ पर भी मिलकर ही काम करते हैं, बशर्ते शक्तियां किस पर होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। केंद्र सरकार यहाँ पर प्रमुख रूप से अपना रोल करती है और यहाँ पर जितनी भी राज्य सरकारें होती हैं वो सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे नियम कानून बनाने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। तो दोस्तों, हर जगह कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। वैसे यहाँ पर भी हम कुछ इसके गुण देखेंगे और अवगुण देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एकात्मक व्यवस्था के कुछ गुण, इसके कुछ विशेषताएं। इसके कुछ पॉइंट्स पहले मैं आपको बता दूं एकात्मक व्यवस्था के। पहला पॉइंट है संविधान द्वारा इसका पहला पॉइंट है संविधान द्वारा शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है। मतलब यहाँ पर शक्तियों का जो बॉस है वो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। दूसरा पॉइंट है स्थानीय सरकारों का स्वरूप तथा शक्तियां स्थानीय सरकारों का स्वरूप तथा शक्तियां केंद्रीय
सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है। अर्थात यहाँ पर जो स्थानीय सरकार है अर्थात स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, इनका जो भी स्वरूप होगा, इनकी जो भी शक्तियां होंगी वो पूरी तरह से केंद्र सरकार पर डिपेंड होंगी। ठीक है, अर्थात ये वैसे ही काम करेंगी जैसा केंद्र सरकार नियम कानून व्यवस्थाओं को निर्धारित करेगी। अर्थात यहाँ पर ये केवल ड्राइवर होंगे, ये केवल क्या होंगे, ड्राइवर होंगे, लेकिन गाड़ी चलाना कैसे है ये कौन डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगी केंद्र सरकार। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर सारी की सारी जो सुविधाएं होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो रूपरेखा होती है वो एकल टाइप की होती है। एकल का मतलब यूनिटरी, अर्थात यहाँ पर एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता का मतलब एकल नागरिकता होगी, एकल संविधान होगा, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, एकल न्यायपालिका होगी। यहाँ पर जनरली हर एक चीज क्या होगी, एकल होगी, यूनिटरी होगी। अर्थात एकल का मतलब कि वो सभी किस पर डिपेंड होगी, यहाँ पर सेंट्रल पर डिपेंड होगी, केंद्रीय सरकार पर डिपेंड होगी। यहाँ पर कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया है, इंग्लैंड, स्वीडन, जापान और भी है कुछ, बेल्जियम, नॉर्वे, बेल्जियम, नॉर्वे, इटली एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एकात्मक संघात, एकात्मक शासन व्यवस्था वाले कुछ देश हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ गुण। पहला गुण है, यहाँ पर सभी राज्यों में एक समान कानून होते हैं। यहाँ पर कानून कैसे होते हैं, पहला है सभी राज्यों में एक समान कानून व्यवस्था। देखिए यहाँ पर जब सभी राज्यों में एक समान कानून क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी राज्य है, राज्यों में जो कानून अप्लाई होता है वो किसके अकॉर्डिंग अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है किसके अकॉर्डिंग, केंद्र के अकॉर्डिंग। तो केंद्र जो कानून बनाएगी वो सभी राज्यों पर फॉलो होंगे, और जो कानून सभी राज्यों में फॉलो होंगे तो सभी राज्य के सभी लोगों के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात उस कानून को फॉलो करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव जैसी कोई व्यवस्था नहीं आएगी कि भाई यूपी में कुछ और कानून है, एमपी में कोई और कानून है ना, छत्तीसगढ़ में कोई और व्यवस्था है। तो यहाँ पर व्यवस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए क्या है, एक ही कानून है, एक ही व्यवस्था है। तो जो चीज तुम्हारे लिए है वो चीज इसके लिए भी। तो यहाँ पर कोई भेदभाव जैसा कोई टर्म्स नहीं आएगा, है ना, कोई एक दूसरे के प्रति उंगली नहीं उठा पाएगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ पर सभी के लिए क्या है, एकल तरीके से काम करेगी। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट की पब्लिक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर अगेंस्ट नहीं होगी कि भाई वहां पर तुम ज्यादा छूट दे रहे हो, हम लोग को छूट नहीं दे रहे हो, उन लोग को ज्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हो, हम लोग को प्रायोरिटीज नहीं दे रहे हो। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समान कानून की व्यवस्था होती है। काफी अच्छी चीज है ये, एक समान कानून। दूसरा गुण है इसका, सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, जिससे केंद्रीय सरकार जनहित को मद्देनजर रखते हुए सभी विषयों पे काम करती है। केंद्र सरकार जनहित के मद्देनजर कार्य करती है। इसको ऐसे समझिए, भारत में जैसे समझिए, भारत में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, बीजेपी है। स्टेट कई है, किसी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, किसी स्टेटमेंट में समाजवादी पार्टी, किसी स्टेटमेंट में तृणमूल कांग्रेस, है ना, ऐसे हर राज्य में अलग अलग पार्टियां हैं। अब यहां पर क्या है, अपने भारत में क्या है, बीजेपी। अगर बीजेपी वाला कोई स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा प्रायोरिटीज दे। कांग्रेस वाली गवर्नमेंट को, जो कांग्रेस गवर्नमेंट वाला जो स्टेट है, उसको कुछ कम सुविधाएं मिले। एसपी सपा वाली जो है स्टेट है, इसको भी कुछ कम सुविधाएं मिले, है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग है हर जगह। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो उसके सगे संबंधी वाले स्टेट होंगे उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर पावर इसके स्टेट के पास भी है और सेंट्रल के पास भी है। लेकिन अगर बात करें हम
कानून व्यवस्था की, ठीक है, कानून व्यवस्था की बात करें, हमारे देश में भी एक ही कानून है, लेकिन यहाँ पर कानून बनाने के अधिकार जो है अपने भारत में इसके पास भी है, इसके पास भी है। मतलब कानून बनाने का अधिकार भारत में सेंट्रल के पास भी है, स्टेट के पास भी है। और कुछ ऐसे विषय जिस विषय पर सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों अर्थात समवर्ती सूची के विषय पर कानून दोनों बना सकते हैं, और दोनों ही अगर उसी विषय पर कानून बना देते हैं तो सेंट्रल का कानून मान्य होगा। ऐसे व्यवस्था अपने यहाँ है। तो अर्थात सेंट्रल अगर कुछ ऐसे कानून बना दे जिससे उसको तो फायदा हो रहा है, हो ही रहा है, साथ में उसके जो बीजेपी वाले जो स्टेट हैं वो उनको ज्यादा फायदा होगा, और बाकी के जो अदर पार्टी वाले जो स्टेट्स हैं, अदर पार्टी के गवर्नमेंट वाले जो स्टेट है उनको कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं आ सकती हैं संघात्मक व्यवस्था में। लेकिन जहां पर एक समान कानून की व्यवस्था होती है वहां पर केंद्र सरकार क्या करती है, इस तरह के भेदभाव वाले काम नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनहित को देखा जाता है, जनहित के मुद्दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई, यहाँ पर आप जो भी कानून बनाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पर जो भी कानून बनाओगे, इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जनहित के मद्देनजर काम क्यों करती है केंद्र सरकार, क्योंकि यहाँ पर जो भी कानून बनाएगी केंद्र सरकार अर्थात बीजेपी सरकार, वो वही कानून यहाँ पर भी फॉलो होगा, वही व्यवस्था इसको भी फॉलो करनी होगी, वही व्यवस्था यहाँ पर भी फॉलो होगी, यहाँ पर भी फॉलो होगी। अर्थात यहाँ पर जो भी कानून होगा यहाँ पर किसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है काम, जनहित को मद्देनजर किया जा रहा है। ठीक है, किसी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकते हो। अगर पर्सनल प्रॉफिट के लिए करोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो यहाँ तो लॉस होगा ना। इसलिए भैया ऐसा काम करो जो जनहित के फेवर में हो, और जनता के अगर फेवर में ये बातें हो रही हैं, ये व्यवस्थाएं अप्लाई हो रही हैं, तो फिर ये सभी के लिए क्या होगी, सभी राज्यों के लिए इक्वल होगी, और केंद्र सरकार को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केंद्र सरकार के प्रति भी कोई भी किसी भी स्टेट की पब्लिक या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जो है उंगली या आवाज विरोध नहीं कर पाएगी। तो ये जनहित के नजर पर यहाँ पर जो भी काम होते हैं ये इसकी एक खास विशेषता है। तीसरा पॉइंट है केंद्र सरकार वैदेशिक संबंधों का संचालन उचित ढंग से कर सकती है। केंद्र सरकार वैदेशिक मामलों का संचालन उचित ढंग से कर सकती है। वही चीज है, क्योंकि एक ही कानून होता है, एक ही व्यवस्था होती है, तो केंद्र सरकार जो भी वैदेशिक कार्य करेगी, अर्थात कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधियां करेगी, कोई भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करती है जो देश के लिए, जो राष्ट्रीय हित के लिए अच्छा है, तो ऐसे किसी भी कार्य के प्रति उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर कोई भी लोकल गवर्नमेंट, कोई भी स्थानीय सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारें जो होंगी वो ऑटोमेटिकली ही किसके अंडर में काम करती हैं, केंद्र सरकार के अंडर में काम करती हैं। तो यहाँ पर वैदेशिक मामलों के लिए जो भी काम करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उचित तरीके से, अपने तरीके से, बेहतर तरीके से करने के लिए क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये कि देश के लिए काफी अच्छी बात होती है कि कोई भी यहाँ पर विरोध करने वाला नहीं है, हमें अपने तरीके से काम करने दो। ये इसका एक तीसरा गुण है। और एक और गुण है संकटकालीन परिस्थितियों में, संकटकालीन परिस्थितियों में उचित निर्णय। वही चीज है कि अगर देश में कोई संकटकालीन परिस्थिति आती है, अर्थात देश में युद्ध जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, है ना, दंगे जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, ठीक है, और इस कंडीशन में देश में आपातकाल लगाना है या किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना है, तो अगर ऐसी कोई संकटकालीन परिस्थितियां आती हैं तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, ये सरकार कंप्लीटली उस डिसीजन को लेने के लिए क्या होती है, कंप्लीटली उस डिसीजन को लेने के लिए फ्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है, जो डिसीजन उसे लेना चाहिए राष्ट्रीय हित को देखते हुए, ना कि स्थानीय हित को देखते हुए। ठीक है, तो ये उचित निर्णय लेने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, फ्री होती है। ये काफी अच्छी बात है। कि आप संघात्मक व्यवस्था में क्या होती है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास पावर होता है, तो कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर उंगली करती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले से यहाँ पर रुकावट करती रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर कभी न कभी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्वार्थी हो जाती है, वो अपने क्षेत्रीय हित को ज्यादा देखती है और राष्ट्रीय हित को कहीं नकार देती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसे अपने यहाँ अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करना है।
तो यहाँ पर कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो क्षेत्रीय हित को देखते हुए राष्ट्रीय हित को अवॉइड कर देती है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, और जो देश के लिए काफी लॉसफुल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं आने पाती है। ठीक है, ये इसका गुण है। और तो ये आपने 4 गुण देखे हैं, ये इसके खास गुण थे। अब इसके बाद अगर बात करें हम तो इसके कुछ अवगुणों पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ कमियों पर चर्चा कर लेते हैं। स्थानीय सरकारों के कार्यों में बाधाएं आती हैं। पहला है इसके कुछ दोष में स्थानीय सरकार के कार्यों में बाधा। स्थानीय सरकार के कार्यों में बाधा कैसे आती है भाई? क्योंकि सारे काम किसको करने होते हैं, सारे काम जो भी होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है? तो इसी के अकॉर्डिंग स्थानीय सरकारों को काम करना होता है। अब यहाँ पर जो पब्लिक है, जो जनता है, जनता का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा? जनता का डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे? स्थानीय सरकार से, है ना। तो अब यहाँ पर और स्थानीय सरकार जो भी काम करती है, स्थानीय सरकार जो भी काम करेगी, जो भी कार्य करेगी, ये कार्य किसके अकॉर्डिंग होंगे? ये होंगे अकॉर्डिंग टू केंद्र सरकार। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर केंद्र सरकार तो दूर है ना, दूर बैठी है। केंद्र सरकार का कनेक्शन डायरेक्ट पब्लिक से तो होता नहीं है, जनता से तो होता नहीं है कि जनता को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, जनता को क्या चाहिए, जनता के प्रति क्या करना है, कैसे करना है। ये बातें जो होती हैं डायरेक्ट किससे कनेक्ट होती हैं? स्थानीय सरकार से कनेक्ट होती हैं। तो अब यहाँ पर स्थानीय सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से जानेगी जनता के बारे में। तो अब यहाँ पर स्थानीय सरकार जनता के बारे में जब ज्यादा बेहतर तरीके से जानेगी तो स्थानीय सरकार को यहाँ पर कानून बनाने की अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो भी कानून बनाया है, जो भी व्यवस्था की है स्थानीय क्षेत्रों के लिए अर्थात पब्लिक के लिए, तो वो व्यवस्था हो सकता है जनता के लिए उतनी अच्छी ना हो, उतनी बेहतर ना हो। तो यहाँ पर स्थानीय सरकार जो है कोई ऐसा काम करना चाहती है जो जनता के लिए ज्यादा बेहतर हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होने के कारण स्थानीय सरकार अपने कार्य को उचित तरीके से करने के लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर जनता, भाई जनता के ऊपर कौन है? यहाँ पर जनरली देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय सरकार। तो जनता में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जनता तो इसका विरोध करेगी, और भाई स्थानीय सरकार ने कोई कानून अपने तरीके से तो बनाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कानून बनाया गया है वो कानून तो केंद्र सरकार ने बनाया है, लेकिन जनता तो यही सोचेगी कि यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है? ये सब कौन कर रहा है? ये स्थानीय सरकार कर रही है। यहाँ पर स्थानीय सरकार कुछ गलत नहीं करती है तो भी यहाँ पर वो जनता के सामने क्या होती है? गलत साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये केवल एक मोहरा है। एक्चुअल में यहाँ पर पावर किसके पास होता है? केंद्र के पास। लेकिन ये बातें जो है जनता को तो पता चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनता के सामने तो कौन है? जनता के सामने तो स्थानीय सरकार जो भी है ना। और स्थानीय सरकार क्या होती है? जो काम करना चाहिए वो काम करती नहीं है, कर नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी केंद्र के पास होती है। तो यहाँ पर स्थानीय सरकारों को अपने कार्य को करने में काफी बाधाएं आती, समस्याएं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंड होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकात्मक शासन जो है, ये दूसरा पॉइंट है, इसलिए इसी वजह से कहा जाता है कि एकात्मक शासन शक्तिशाली जरूर होता है, शक्तिशाली होता है, लेकिन कुशल और सक्षम नहीं हो सकता, सक्षम नहीं हो सकता। शक्तिशाली तो है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम करना है वो केंद्र कर रहा है, सेंट्रल कर रहा है ना। शक्तिशाली तो है, लेकिन यहाँ पर कुशल और सक्षम नहीं है। कुशल का मतलब ये है कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर जनता के जो भी अधिकार है, जनता की जरूरत के जो भी कानून है ना, वो जनता के अकॉर्डिंग बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जनता के अकॉर्डिंग वो कानून, वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र है वो राज्य से, वो पब्लिक से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से कौन जुड़ा हुआ है? स्थानीय सरकार जुड़ी हुई है। और केंद्र क्या हुआ है? केंद्र जो है इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है।
तो जनता के फेवर में क्या होगा, ये स्थानीय सरकार ज्यादा बेहतर जानेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर कानून बनाने की अथॉरिटी, व्यवस्था बनाने की अथॉरिटी किसके पास है, केंद्र के पास, क्योंकि स्थानीय सरकार केवल उसको फॉलो करती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल। तो यहाँ पर शक्तिशाली तो है लेकिन यहाँ पर कुशल नहीं है। एकात्मक व्यवस्था कुशल या कुशल नहीं होगी तो सक्षम भी नहीं होगी, सक्षम को मतलब सक्सेस उतनी नहीं होती, क्योंकि आए दिन पब्लिक को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि भाई सामने क्या है और पीछे क्या है इसमें बहुत अंतर है। अर्थात कि हो कुछ और रहा है और रिजल्ट कुछ और आ रहा है, ये ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि कुशल और सक्षम नहीं हो सकती है, ये इसका एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। और कमियों के बारे में अगर देखें हम कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर मनमाने ढंग से कार्य करने की आवश्यकता आती है, मनमाने ढंग की प्रवृत्ति किसके द्वारा, केंद्र द्वारा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर हम देखेंगे जब सारे काम केंद्र सरकार को करना है तो केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार सोचेगी कि हम तो सुपीरियर हैं, हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर स्थानीय सरकार जो होंगी, तो यहाँ पर जो राज्य सरकारें होंगी, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स पार्टी की सरकार है और यहाँ पर वाई पार्टी की सरकार है ना, और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर बॉस कौन है, केंद्र है, तो केंद्र सारे काम अपने अकॉर्डिंग करेगा ना, फिर वो पब्लिक के हित में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं है। इसका उद्देश्य है कि मुझे इस पार्टी को क्या करना है, तबाह करना है, मुझे इस पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना है ना। तो यहाँ पर पब्लिक बीच में मर जाएगी, वही मर जाती है बीच में। तो यहाँ पर मनमाने ढंग की व्यवस्था आती है, जनरली आती है व्यवस्था है, ठीक है। अगर कोई भी देश यहाँ पर एक व्यवस्था है और वो देश जागरूक नहीं है, डेवलप नहीं है, तो यहाँ पर आप ये समस्याएं आए दिन यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन जनरली ये व्यवस्था जहाँ पर भी है वो देश छोटे क्षेत्रफल में और डेवलप है, तो जनरली जागरूक होने के कारण इन देशों में ये समस्याएं नहीं आ पाती है। लेकिन कमियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आ सकती हैं। और कमियों की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किए जाने का भय होता है। यहाँ पर जनता को शासन के कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिलता। जनता को शासन के कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। क्योंकि नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो नौकरशाही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ज्यादा हावी हो जाता है जनता पर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो समझ लीजिए जैसे आपके IAS जो होती है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, और ये नीचे क्या होती है, जनता होती है, पब्लिक होती है। यहाँ पर जो पब्लिक होगी, ये पब्लिक और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ये पूरी तरह से किसके कंट्रोल में होता है, केंद्र के कंट्रोल में होता है। अर्थात ये समझ लीजिए कि चाहे ये केंद्र मान लीजिए या जो IAS जो प्रशासन होता है, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो नौकरशाही होती है, इसको मान लीजिए, तो ये ज्यादा सुपीरियर होते हैं, इनके पास ज्यादा पावर होता है, ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं, जिससे जनता क्या होती है, जनता हमेशा इनके कंट्रोल में बनी रह सकती है। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जनता अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम करने के लिए इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है पॉइंट, कि जनता को शासन कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे मेन यहाँ पर कौन है, केंद्र है, फिर इसके नीचे कौन है, राज्य है, और फिर क्या है नीचे, पब्लिक है, जनता है। यहाँ पर केंद्र सबसे ऊपर है,
अर्थात जनता अर्थात कोई भी पब्लिक शासन के कार्यों में भाग भी लेना चाहता है। मतलब यहाँ पर जैसे कहना चाहिए कि जब कोई जनमत संग्रह जैसी व्यवस्था आती है तो डिसाइड्स करवाना है, ठीक है, या शासन का कोई भी काम, कोई भी ऐसी शासन का कोई भी ऐसा कानून जो जनता के फेवर में नहीं है, या है ना, तो ऐसी व्यवस्थाएं अगर आती हैं, अगर इसका विरोध करना है, इसमें अगर पब्लिक इन्वॉल्व होना चाहती है तो पब्लिक जनरली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार क्या करती है, जनता के फेवर के, जनता के कुछ ऐसे फैसले पर पूरी तरह से रोक लगाने की यहाँ पर फुली अथॉरिटी होती है सेंट्रल के पास। अर्थात यहाँ पर सेंट्रल जो होगा वो जनता पर ज्यादा हावी हो जाता है, सेंट्रल पब्लिक पर ज्यादा हावी हो जाता है। अर्थात यहाँ पर पब्लिक को क्या, पब्लिक दबी हुई ज्यादा महसूस करती है, वो ओपनली कोई भी काम नहीं कर सकती है, ठीक है, कर पाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट है कि यहाँ पर जनता को शासन कार्यों में सक्रिय रूप से एक्टिव यहाँ पर पार्ट लेने, इंडिपेंडेंटली यहाँ पर पार्ट लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो ऐसी बहुत सी कमियां हैं यहाँ पर, ये कहना चाहिए कि जनता यहाँ पर कमजोर हो जाती है अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू केंद्र के, अकॉर्डिंग टू सरकार के, ठीक है। दोस्तों ये कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ गुण थे और अवगुण थे। पिछले वीडियो में संघात्मक व्यवस्था को बताया और इस वीडियो में मैंने एकात्मक व्यवस्था को बताया। भारत की बात करें अगर तो भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है। मैं आपको कुछ कंपेयर कर देता हूं कि भारत के और अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था में क्या डिफरेंसेस है। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में डिफरेंशिएट करता हूं। देखिए भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, भारत में हर एक चीज क्या है, दोहरी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोहरी नहीं। जैसे संघात्मक व्यवस्था की बात करें अगर, संघात्मक व्यवस्था में क्या है, दोहरी न्यायपालिका, संघात्मक की बात कर रहा हूं, दोहरी नागरिकता, ठीक है, दोहरी शासन प्रणाली, सब कुछ यहाँ दोहरा है ना संघात्मक में। लेकिन भारत में क्या है, भारत में एकल न्यायपालिका, एकल नागरिकता, एकल शासन प्रणाली जरूर भारत में क्या है, भारत में शासन प्रणाली दोहरी है, मतलब सेंट्रल में भी और स्टेट में भी शासन प्रणाली, मतलब संसद और राज्य में विधानमंडल, तो ये दोनों में ये क्या है, ये कॉमन हो गया एक पॉइंट। फिर और बात करें अगर भारत में क्या है, भारत में एक लाइन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अमेरिका विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब अमेरिका विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब अमेरिका जो एक संघ है, तो अमेरिका का संघ तो हमेशा रहेगा, लेकिन अमेरिका का जो संघ है, संघ तो है, लेकिन वहां के राज्य अगर चाहे तो उस राज्य, वहां अमेरिका के राज्यों का विनाश हो सकता है। अर्थात अमेरिका में जो राज्य है वो अलग हो सकते हैं संघ से, लेकिन अलग होने के बावजूद वो क्या रहेगा, संघ रहेगा। और भारत में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट। भारत में भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात भारत का संघ तो है ही, लेकिन यहाँ के जो राज्य हैं भारत में, वो राज्य कभी भी टूटेंगे नहीं, उन राज्यों का विनाश कभी भी नहीं होगा। अर्थात अमेरिका भी संघ है, भारत भी संघ है, लेकिन अमेरिका में राज्यों को क्या है, आजादी है, छूट है वो संघ से अलग होने की। लेकिन भारत में जो संघ है, भारत की संघ के अंतर्गत जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो संघ है वो समझौते वाला संघ है। राज्यों ने आपस में मिलकर के समझौता किया है, राज्यों ने मिलकर के संघ को बनाया है। लेकिन भारत में राज्यों ने मिलकर संघ नहीं बनाया, भारत में संघ ने मिला करके राज्यों को मिला करके संघ का निर्माण किया है। तो यहाँ पर हेड कौन है, यहाँ पर संघ है, और यहाँ पर जो भी काम होंगे वो किसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलती है व्यवस्था। अर्थात ये भी कहना चाहिए कि एक जो पावर होती है जिसे हम अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्ति का मतलब कि जिन मामलों का, जिन विषयों के बारे में ना तो संघ सूची में रखा गया है, ना संवर्ती सूची में रखा गया है, ना ही राज्य सूची में रखा गया है, ऐसे विषयों पर, यूनिक जो विषय हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अमेरिका में राज्यों के पास है और भारत में किसके पास है,
संघ के पास है। तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में कुछ कई डिफरेंशिएशंस हैं, ठीक है, जो आपको जानना है अकॉर्डिंग टू फैक्चुअल एग्जाम्स के बारे में भी, क्योंकि वर्ल्ड एग्जाम्स में ऑप्शन में बना करके देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय संघ के अंतर्गत नहीं आती है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत कौन कौन सी नहीं आती है, ये आपको अमेरिका की संघीय व्यवस्था और भारतीय संघीय व्यवस्था में डिफरेंशिएट करके आपको देखना होगा। और जब मैंने संघीय व्यवस्था का लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में आप उठाएंगे और उसी के साथ साथ भारत की व्यवस्था को आप जब देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएंगे। और फिलहाल मेरा जो आज का वीडियो यहीं पर मैं रुकता हूँ, और अगला वीडियो जो होगा मेरा फाइनली इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था को कई अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जैसे कुछ विद्वानों ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद, अर्ध संघवाद, एकल संघवाद ऐसे कुछ नाम दिए हैं। ये क्या चीजें हैं, ये क्या व्यवस्थाएं होती हैं, और कुछ थोड़ा सा और मैं तरीके से डिफरेंशिएट करूंगा भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद को। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।